अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से आपको पता ही है कि हमारी सीरीज़ चल रही है लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉज ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट में आ रहा है वो है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट किसका दूसरा नाम है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का। अब क्यों नाम है इसको अब हम डिस्कस करेंगे। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग कॉस्ट. It is so called because as marginal output begins to increase, the marginal cost begins to decrease, diminish. अच्छा भाई, तो ये क्या कह रहा है? जिस तरीके से आपको रिकॉल होगा कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में होता क्या है कि हर आने वाला लेबर एडिशनल आउटपुट जो देता है, यानी मार्जिनल आउटपुट, मार्जिनल रिटर्न जो देता है वो पहले से ज्यादा होता जाता है। ठीक है, इसके तहत जो कॉस्ट आ रही होती है ना फर्म्स के पास, वो कम होती जाती है। अब आप इसको किस तरीके से समझेंगे? आप इसको इस तरीके से समझें कि बिलफर्ज कह लो कि आप लोग दोस्त हैं, ठीक है, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक आपके पास बैट नहीं है, ठीक है, अब आप बैट खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में बैट कितने का है? 1300 रुपये का है, ठीक है। अब 1300 रुपये का बैट अगर एक बंदा खरीदेगा तो 1300 का इम्पैक्ट आएगा, दो खरीदेंगे तो 650 का इम्पैक्ट आएगा। अगर आप बहुत सारे लड़के मिलाकर आपस में खरीदेंगे तो आपके पास इम्पैक्ट क्या आएगा? बहुत थोड़ा आएगा, ठीक है। आप अगर इस चीज पे नोट करें कि एक चीज की कॉस्ट है, जिस तरीके से लड़के ज्यादा होते जा रहे हैं उस चीज की कॉस्ट क्या होती जाती है? कम होती जा रही है। बिलफर्ज एक बैट को जहां 2 लड़के खरीद रहे थे वहां पे कितना? 650 पड़ रहा था हमारी कॉस्ट। लेकिन अगर एक 1300 रुपए के बैट को 13 लड़के मिलके खरीदते हैं तो पर बंदा कितनी कॉस्ट आएगी? 100 रुपए आएगी। आप देखें, ये एग्जाम्पल किस लिए? आपको कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझाने के लिए। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है कि जिस तरीके से आपका नंबर ऑफ बॉयज बढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से आपकी पर यूनिट यानी पर पर्सन कॉस्ट कम होती जा रही है। इसी तरीके से आपका मार्जिनल लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी है, ठीक है। तो अब हम इसको मजीद देखते हैं शेड्यूल एंड डायग्राम की मदद से, जिस तरीके से हम लास्ट भी अपनी सीरीज में देखे जा रहे हैं। बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके का शेड्यूल है हमारे पास, टेबल है जिसमें फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, टोटल रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न एंड मार्जिनल कॉस्ट है। अगेन मैंने वेरिएबल फैक्टर लेबर को उसकी जो कॉस्ट रखी है 500 रुपये पर यूनिट रखी है, यानी हम सबको पता है पहले पे 500, दूसरे पे 1000, तीसरे पे 1500, चौथे पे 2000 एंड पांचवे पे 2500 है। तो हम सबसे पहले जो भी मैंने लॉज ऑफ रिटर्न पढ़ाया आपको, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले कॉन्सेप्ट को देखो। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका मार्जिनल रिटर्न पहले से ज्यादा होता जाएगा। तो इसको प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको प्लॉट करने के लिए आप बिलफर्स पहला आप अज्यूम कर लें कि 10 की फिगर ले लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अब हमें रिटर्न को क्या बढ़ाते हुए दिखाना है। रिटर्न बढ़ते हुए कैसे आएगा? इसको 20 कर लीजिए, इसको 30 ले लीजिए, इसको 40 कर लीजिए एंड इसको 50 कर लीजिए, ठीक है। यानी हर आने वाला लेबर पहले से रिटर्न क्या देते जा रहा है? ज्यादा देते जा रहा है। अब आप इसको क्या नोट करेंगे? आपको अब टोटल रिटर्न का कॉलम फिल करना है, जिस तरीके से आपको आता भी होगा अब तक कि हम टोटल रिटर्न का कॉलम कैसे फिल करते हैं। 10 को इसमें प्लस किया तो कितना हो गया बेटा? 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 एंड 100 प्लस 50 150, ठीक है भाई। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट की तरफ चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट के लिए अब आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट में तो हमारे पास हमें पता था कि भाई सबका आंसर 50 आना है। इधर जिस तरीके से हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट या इंक्रीजिंग कॉस्ट में, उसमें क्या था कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही थी। इधर कम करने के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर की मदद पड़ेगी। हम बेसिकली करेंगे क्या? हम करेंगे क्या कि लेबर की जो कॉस्ट आ रही है उसको किससे? टोटल रिटर्न से डिवाइड करवाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे 500 का लेबर था, फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर 500 डिवाइडेड बाय 10, कितना आंसर आया? 50, ठीक है भाई। सेकंड में 1000 हमारे पास क्या कहते हैं कॉस्ट आई थी और टोटल आउटपुट कितनी आई है? सेकंड में 30 की आई है, तो हमने डिवाइड किया 30 से अपने कैलकुलेटर में 33.33, तो आप 33 ले लीजिए सिंपल, ठीक है। हमने थर्ड में देखा कि हमारे पास कितने लग चुके हैं पैसे? 1 लेबर के 500, सेकंड के 1000, थर्ड के 1500 रुपए हमने यहाँ लिखे और डिवाइड करा दिया। कितनी आउटपुट आई हमारे पास? 60 की आई है।
आंसर क्या आ रहा है 25 आ रहा है। आप इसको एज इट इज नोट करते गए। आप खुद देखें कि जिस तरीके से रिटर्न बढ़ते जा रहा है आपकी कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। ये अभी मजीद 2 दफा कम होगी जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। 2000 डिवाइडेड बाय कितने बेटा यूनिट्स लग चुके हैं 100, तो आपकी कॉस्ट 25 से मजीद कम होके कितने पे आ गई है 20 पे आ गई है। और 5 यूनिट ऑफ लेबर लग चुके हैं जिसकी कॉस्ट हमारे पास 2500 आई है और हमारे पास टोटल रिटर्न कितना आ चुका है 150 का आ चुका है। तो आंसर हमारा आ रहा है 16.6, तो हम इसको 17 कर लेंगे पूरा राउंड ऑफ। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट हुआ मार्जिनल कॉस्ट कि हमने ए को डिवाइड करवाया बी से, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है ए डिवाइड बाय बी, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो। ठीक है, इसको एज इट इज अगर आप अपने पेपर में अटेम्प्ट करेंगे जिस तरीके से हमारी सीरीज में है, डेफिनेशन, टेबल, शेड्यूल, डायग्राम, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। अब हम उसको डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से प्लॉट करना है। ठीक है, हमें इस डायग्राम में प्लॉट क्या करना होता है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जिस तरीके से आप लोगों को अब तक पता होगा, और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बेटा जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास सबसे हाईएस्ट 50 आ रही है जो कि प्लॉटेड है ऑलरेडी हमारे पास, और सबसे लोएस्ट 17, यानी कि इसके बीच में आपको अजम्पशन करनी होगी कि कॉस्ट आपकी कहां पर होगी। ठीक है, इतना कोई मसला नहीं, हम पहले भी कर चुके हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट में, तो हम डिमिनिशिंग कॉस्ट या डिक्रीजिंग कॉस्ट में भी कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से फर्स्ट पे आपकी 50 आ रही है तो आप इसको स्ट्रेच करते हुए लेके गए कहां पे 50 पे आपने कर दिया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आपकी आ रही है 33 कहां होगा, यहाँ पे अज्यूम करते हैं और आपने इसको यूं करके लगा दिया। ठीक है, थर्ड पे कितनी आ रही है बेटा आपकी 25 आ रही है, 25 कहां पर होगा, बीच में होगा, तो आपने इसको यूं करके लगा दिया। ठीक है, फोर्थ पे कितनी आ रही है बेटा 20 आ रही है, आपने फोर्थ को यूं करके स्ट्रेस किया। ठीक है, एंड फिफ्थ पे कितनी आ रही है 17 आ रही है, 17 हल्का सा नीचे होगा इससे, तो हम इसको यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, जब आपके पास इस तरीके का एक क्या कहते हैं प्लॉटिंग हो चुकी है तो आप इसको क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, और ये आपका आ गया क्या एमसी कर्व। ठीक है, और एमसी कर्व क्या शो करता है, एडिशनल यूनिट बनाने की एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी, जो कि आपका ये कर्व शो कर रहा है। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन बेटा सिंपल वही पॉइंट जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को पहले एक्सप्लेनेशन में पहले बताओ, उसके बाद आप अपने डायग्राम में से जो कर्व है उसको बताओ, और डायग्राम में हो क्या रहा है बस वो बताओ, और आपकी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद डायग्राम क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, क्या कर्व का नाम है, एमसी कर्व नाम है, इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व which shows additional cost of each additional unit of output। क्या शो करता है कि एडिशनल कॉस्ट हर आने वाली यूनिट की कितनी बन रही है जिस तरीके से आप आउटपुट बनाते जाओगे। ठीक है, और आखिर में आपका कर्व क्या शो कर रहा है, डायग्राम क्या बता रहा है, द डायग्राम शोज मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल आउटपुट, कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होते जा रही है बेटा, डिक्रीज होते जा रही है जिस तरीके से आपकी मार्जिनल आउटपुट बढ़ती गई है। ये देखिए बेटा, मार्जिनल आउटपुट बढ़ती गई है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती गई है। ये डायग्राम इस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि हमने डिस्कस किए लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड लॉज ऑफ कॉस्ट। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, रिटर्न, आउटपुट, प्रोडक्ट एक ही चीज है। ठीक है, यानी जो भी प्रोडक्शन करोगे उसके रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, आउटपुट, रिटर्न एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आपको किस चीज पे फोकस करना है कि आपके पास अगर सवाल आता है सिंपल डेफिनेशन जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है सेक्शन बी में, तो आपके अंदर आपको सिर्फ उसमें आपकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर यही सवाल आपके लॉन्ग में आते हैं तो आपको क्या पूरा बताना है, डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, अगर कोई असम्पशंस है तो वो भी लिखनी है। अगर आपके पास कोई क्यूरीज है तो काइंडली जरूर हमें कांटेक्ट करिएगा, आपकी क्यूरीज का जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।